जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। देश भर में ड्रग्स तस्करों पर नकेल कसने के मकसद से एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक मुहिम चलाई हुई है। एनसीबी भारत की एक बेहद खुफिया एजेंसी की मदद से अपने इस मिशन को अंजाम दे रही है। एनसीबी के अपने इस ऑपरेशन में ड्रग्स तस्करों के गोरख धंधे को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए ड्रोन कैमरों और सैटेलाइट की मदद ले रही है। ड्रग्स तस्करों पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों और सैटेलाइट की पहल गृह मंत्री अमित शाह ने की है और एनसीबी अपने ऑपरेशन सैटेलाइट के तहत अब तक ड्रग्स तस्करी से जुड़े कई शातिरों को जेल की सलाखों के पीछे भेज चुकी है। नार्को टेरर पर नकेल, राडार पर ड्रग्स तस्कर, ड्रग्स का गोरख धंधा नेस्त नाबूद, एनसीबी का ऑपरेशन सैटेलाइट। ये ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कुछ लोग एक खेत में झाड़ियों को इकट्ठा कर उनमें आग लगा रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये लोग कौन हैं और किस मकसद से खेत में लगी फसल को उखाड़कर उसे आग के हवाले कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि खेत में आग लगाने वाले ये लोग भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी हैं और इस वक्त ये अवैध अफीम की खेती को जलाकर खत्म कर रहे हैं। दरअसल एनसीबी यानी नेशनल कंट्रोल ब्यूरो समेत देश की कई सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने ड्रग्स का काला कारोबार करने वाले तस्करों को नेस्त नाबूद करने के इरादे से एक मुहिम ऑपरेशन सैटेलाइट छेड़ा हुआ है और ये तस्वीरें उसी मुहिम का एक हिस्सा हैं। ड्रग्स तस्करों और नार्को टेरर का कारोबार करने वालों की धरपकड़ के लिए एनसीबी और भारतीय सुरक्षा एजेंसियां सैटेलाइट और ड्रोन कैमरे की मदद भी ले रही हैं। एनसीबी अपने ऑपरेशन सैटेलाइट के तहत जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूरे नॉर्थ ईस्ट में ड्रग्स तस्करों पर नजर रख रही है। ये जो ऑपरेशन है ये एक कॉम्बिनेशन है जिसमें स्टेट्स की तरफ से आई हुई इनपुट, जिसमें कि उनकी तरफ से डेटा कि कहाँ पे उन्होंने पहले इलिसिट कल्टीवेशन को नोटिस किया है, उन हॉटस्पॉट्स के ऊपर थ्रू रिमोट सेंसिंग के जरिए उन साइट्स को और एलेबोरेट करते हुए एनसीबी एंड सीआईबी उनको दोबारा इनपुट देती है कि ये यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है अभी इलिसिट कल्टीवेशन। तो उसकी डिस्ट्रक्शन के लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो स्टेट पुलिस है, जहाँ CAPF से सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं और उनके कंसर्न एक्साइज डिपार्टमेंट है, वो एंड अलॉन्ग विद एनसीबी ये कंबाइंड ऑपरेशन के थ्रू इसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। सैटेलाइट और ड्रोन कैमरे से ड्रग्स तस्करों पर नजर रखने की पहल खुद गृह मंत्री अमित शाह ने की। एनसीबी के मुताबिक सैटेलाइट और ड्रोन के जरिए उसके समेत BSF, CRPF, SSB, ITBP और दूसरी पैरामिलिट्री फोर्स को अफीम की अवैध खेती की रोकथाम में मदद मिल रही है। MHA का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फोकस है इलिसिट कल्टीवेशन ऑफ गांजा और ओपीएम पे, बिकॉज अगर हम ड्रग ट्रैफिकिंग को समझे तो ड्रग ट्रैफिकिंग का सबसे पहला जो स्टेप है वो है इलिसिट कल्टीवेशन। अगर उसी को वहीं पे ख़त्म कर दिया जाए तो आप आधी प्रॉब्लम का सलूशन वही है। अक्टूबर 2020 में न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि ड्रग्स किसी भी देश के लिए किसी नासूर से कम नहीं है और मोदी सरकार ड्रग्स तस्करी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कानून में जरूरी बदलाव भी करने वाली है। ड्रग एक खतरनाक दूषण है, नासूर है, इसको जितनी हो सके उतना जल्दी समाप्त कर देना चाहिए। ये 1.5-2 साल में ड्रग पर काफ़ी कठोर कदम उठाए गए हैं, नतीजे भी बहुत अच्छे मिले हैं।
मगर मैं आपको इतना आश्वस्त करना चाहता हूँ, मोदी जी के नेतृत्व में ड्रग का कारोबार भारत के अंदर करने वालों को बहुत दिक्कतें आएगी। इस प्रकार का कानूनी बदलाव, ढांचागत बदलाव, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम बदल रहे हैं और इसके लिए इतनी मुस्तैदी के साथ उनको मैन पावर भी दे रहे हैं। आने वाले दिनों में इस पर बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। देश में गांजे की खेती करना गैर कानूनी है, जबकि अफीम की खेती सरकार के दिशा निर्देशों के तहत सिर्फ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में लाइसेंस मिलने के बाद ही की जा सकती है। वो भी इसलिए क्योंकि अफीम से कई तरह की दवाइयां बनाई जाती हैं। इसके अलावा देश के किसी भी राज्य में अफीम की खेती करना कानूनन जुर्म है। एनसीबी का ऑपरेशन सैटेलाइट देश भर में कामयाब हो रहा है। खासतौर पर नक्सल प्रभावित राज्यों और आतंकवादी गतिविधियों के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में और इस ऑपरेशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सैटेलाइट और ड्रोन कैमरे की तस्वीरें निभा रही हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि एनसीबी अपने ऑपरेशन सैटेलाइट को किस तरह अंजाम दे रहा है। दरअसल अफीम या गांजे की अवैध खेती हर साल तय महीनों के दौरान ही की जाती है और यही वो वक्त होता है जब ड्रग्स तस्कर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के राडार पर होते हैं। दरअसल ड्रग्स तस्करों के जाल को देश में उखाड़ फेंकने की इस मुहिम में देश की कई बड़ी और संवेदनशील एजेंसियां जुड़ी हैं, जिनके नाम सुरक्षा कारणों की वजह से हम आपको बता नहीं सकते। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर बता सकते हैं कि ये एजेंसियां अपने दफ्तर ड्रग्स तस्करों पर 24 घंटे सैटेलाइट मॉनिटरिंग के जरिए नज़र रखती हैं। इस दौरान ये एजेंसियां सैटेलाइट के जरिए देश के अलग अलग इलाकों में अफीम या गांजे की हो रही अवैध खेती की तस्वीरें हासिल करती हैं। इन तस्वीरों को एक हाईटेक कंट्रोल रूम में बाकायदा अच्छे से स्टडी किया जाता है। इसके बाद हाथ में पुख्ता जानकारी मिलने के बाद एजेंसी एनसीबी के साथ ये जानकारी साझा करती है। एनसीबी जानकारी मिलने के बाद उस इलाके की स्थानीय पुलिस से संपर्क कर वहां एक्शन लेने का निर्देश देती है। देखिए, कैनबिस के लिए, इलिसिट कैनबिस की प्रोडक्शन के लिए जो जियो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो हिल ट्रैक्स हैं। उसमें स्टेट्स जो हमारे टारगेट स्टेट्स रहते हैं, जो जिनके साथ हम कोऑर्डिनेशन के साथ ये पूरी डिस्ट्रक्शन एक्टिविटी करते हैं, उसमें आंध्रा और उड़ीसा, अलॉन्ग विद दैट हिल ट्रैक्स हिमाचल, देन त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट के अदर हिल ट्रैक्स, जम्मू एंड कश्मीर, इन सबको डेटा इनके साथ शेयर किया जाता है और कंबाइंड एक्सरसाइज करके उसकी डिस्ट्रक्शन को अंडरटेक किया जाता है। एनसीबी नार्को टेरर को नेस्त नाबूद करने के लिए इसी तरह की कवायद तमाम पैरामिलिट्री फोर्स के साथ मिलकर भी करती है। खासकर बिहार, झारखंड, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट के नक्सल प्रभावित इलाकों में, जम्मू कश्मीर के कई संवेदनशील इलाकों जैसे पुलवामा और शोपियां में भी ड्रग्स तस्करों के खिलाफ भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को ये जानकारी मुहैया करवाई जाती है ताकि वो ड्रग्स तस्करों के खिलाफ फौरन एक्शन ले सकें। ड्रग्स की अवैध खेती की तस्वीरें सैटेलाइट और ड्रोन कैमरे के जरिए देश की एक बेहद ही गोपनीय एजेंसी के दफ्तर भेजी जाती हैं। इस दफ्तर में तुरंत ही उन तस्वीरों को स्टडी किया जाता है और फिर इन्हें एनसीबी को सौंप दिया जाता है। एनसीबी तुरंत इन तस्वीरों को राज्यों की पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को साझा करती है और तब जाकर एनसीबी का ऑपरेशन सैटेलाइट अपना काम करना शुरू करता है। एनसीबी एक्शन प्लान के तहत हर साल एक हाई लेवल मीटिंग करती है जिसमें बाकायदा ड्रग्स की खरीद फरोख्त, उसके रूट, ड्रग्स की अवैध खेती जैसे तमाम गंभीर मुद्दों पर एनसीबी का एक्शन प्लान तैयार किया जाता है। इसके अलावा दूसरी एजेंसियों के साथ एनसीबी के तालमेल का खाका भी तैयार किया जाता है। एनसीबी यानी नेशनल कंट्रोल ब्यूरो ने देश भर में ड्रग्स के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है। इस कड़ी में शनिवार को एनसीबी की मुंबई ब्रांच ने गांजे की अवैध तस्करी करने के आरोप में भारतीय मूल के एक ब्रिटिश नागरिक करण सजनानी को गिरफ्तार किया। करण सजनानी से एनसीबी की टीम ने 200 किलो गांजा भी बरामद किया था। करण सजनानी के अलावा ड्रग्स तस्करी में उसकी मदद करने के आरोप में 2 महिलाओं राहिला और शाइस्ता को भी गिरफ्तार किया गया। एनसीबी के मुताबिक करण सजनानी मुंबई और दूसरे राज्यों के हाई क्लास लोगों को ये गांजा सप्लाई करता था और इसमें राहिला और शाइस्ता उसकी मदद करती थी।
कोर्ट में पेशी के बाद करण और राहिला को 11 जनवरी तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया, जबकि शाइस्ता को अदालत से जमानत मिल गई। मुंबई में बैंड्रा और खार इलाके में आज मॉर्निंग से वी हैव कंडक्टेड सर्चेस। 200 केजी मैरुआना बर्ड, कुछ उसमें विदेशी, कुछ लोकल प्रोक्योरमेंट जिसकी की गई थी वो सीज़ किया गया है, जिसमें से 2 महिलाओं को आज अरेस्ट किया गया है। एनसीबी के अधिकारियों को यकीन है कि उसने देश भर में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ जो अभियान छेड़ा हुआ है, उसके तहत वो जल्द ही ड्रग्स तस्करों की नकेल कसने में कामयाब होगी और देश से ड्रग्स के नासूर को खत्म कर देगी। यूपी के वाराणसी से हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें छेड़खानी के आरोप में कुछ लोग पूर्व विधायक को पीटते हुए दिखाई दिए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दिखा कि कुछ लोगों ने कॉलेज के दफ्तर के अंदर कुर्सी पर बैठे पूर्व विधायक माया शंकर को घेर लिया और फिर तीखी बहस के बाद उसे पीटने लगे। माया शंकर वहां के कॉलेज का चेयरमैन भी है। हाथ में छोड़ा। इतना ही नहीं, गुस्साए लोगों ने उसे दफ्तर से बाहर निकाला और फिर सबके सामने उस पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। इस दौरान आरोपी ने कई बार कान पकड़कर माफी की गुहार भी लगाई, जिसका उन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। अच्छी तरह से जाना हुआ, बस बता। इसके बाद इलाके के कुछ बुजुर्ग भी वहां पहुंच गए और आरोपी को जमकर डांट लगाई। इस मारपीट को वहां मौजूद कई लोग देख रहे थे। इनमें कुछ लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया और फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के समय एक नामी बदमाश को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कार्रवाई में 12 से ज्यादा मामलों में वांटेड बदमाश अत्तर रहमान को दबोच लिया गया। मुठभेड़ के समय अत्तर रहमान घायल भी हो गया। अत्तर रहमान हत्या, लूट, हत्या की कोशिश, करोल बाग में हुई एक बड़ी लूट और दर्जनों आपराधिक वारदातों में शामिल रहा है। अत्तर रहमान बीजेपी नेता और कालकाजी इलाके से निगम पार्षद सुभाष भड़ाना के भाई किशन भड़ाना की हत्या के मामले में गिरफ्तार हुआ था, लेकिन गिरफ्तारी के बाद वो पैरोल जंप करके फरार हो गया था। स्पेशल सेल के साथ मुठभेड़ के समय बदमाश के पैर में गोली लगी है। हरियाणा के करनाल से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की होने वाली सभा पर किसान संगठन से जुड़े कई लोगों ने हमला बोल दिया। इस घटना के बाद मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा, क्योंकि सभा का मैदान अखाड़े में तब्दील हो गया। एक तरफ हाथों में लाठी, डंडे और झंडे पकड़े प्रदर्शनकारी किसान थे, तो दूसरी तरफ उन्हें हंगामा करने से रोकने के लिए पुलिस तैनात थी। दोनों के बीच बवाल इस कदर बढ़ गया कि पुलिस वालों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इससे पहले सभी प्रदर्शनकारी उस जगह पहुंच गए जहां सीएम खट्टर की सभा होनी थी। उन लोगों ने बगैर किसी चीज की परवाह किए जमकर तोड़फोड़ की। सामने आई तस्वीरों में सभा का मंच हो या वहां रखी गई कुर्सियां या फिर बैरिकेड, सब कुछ टूटा फूटा नजर आया। दूसरी तस्वीर में भी कुछ लोग पुलिस वालों से धक्का मुक्की करते दिखाई दिए। सीएम ने ये जो प्रोग्राम था ये कल ही रद्द कर देना चाहिए था। पुलिस ने इस घटना में शामिल कई लोगों को हिरासत में ले लिया। तमिलनाडु के पोलाची में डीएमके नेता कनिमोई के काफिले को रोकने पर हंगामा खड़ा हो गया। कनिमोई पोलाची में 2019 में हुए यौन शोषण के एक मामले में प्रदर्शन करने जा रही थी, लेकिन वो प्रदर्शन वाली जगह पहुंचती उससे पहले ही पुलिस ने उनकी गाड़ी को बैरिकेड लगाकर आगे बढ़ने से रोक दिया, जिस पर उनके समर्थक भड़क गए। कनिमोई खुद गाड़ी से उतरी और पुलिस वालों से उन्हें इस तरह रोकने की वजह पूछी, लेकिन इस बीच उनके समर्थक पुलिस वालों से तीखी बहस करने लगे। बातचीत के बाद भी जब पुलिस ने कनिमोई को आगे जाने की इजाजत नहीं दी तो वो अपने समर्थकों के साथ सड़क पर ही बैठ गईं और फिर वहां पुलिस और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। हंगामे से हालात ना बिगड़े, इसके लिए भारी तादाद में पुलिस वाले भी वहां मुस्तैद नजर आए। किसान आंदोलन का आज 47वां दिन है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद किसान अपना आंदोलन रोकने की बजाय उसे आगे बढ़ाने के लिए नई रणनीतियां बना रहे हैं। इसी बीच जयपुर दिल्ली हाईवे लगातार जैम रहने से परेशान स्थानीय लोगों और किसानों ने आंदोलनकारियों के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। 35 गांव से जुड़े लोग और सैकड़ों की तादाद में कारोबारी शाहजहांपुर में सड़कों पर उतर आए। आंदोलन की वजह से लगातार हो रहे नुकसान से परेशान ये ग्रामीण रास्ता खुलवाने पर अड़ गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि दोनों ओर से टकराव के हालात पैदा हो गए।
अब हमारे सर से ऊपर के पानी जा चुके हैं। हमारी रोजी रोटी, परिवार, सब कुछ हमारा खत्म हो गया है। हम इस रोड को खुलवा कर ही उठे। जो भी 35 गांव लगते हैं इस लाइन पे 10 किलोमीटर में सबका धंधा खत्म हो गया। गरीब लोगों के खोखे यहाँ पे, जो चाय की दुकान है, ढाबे हैं, 1 महीने से बंद पड़े हैं। या तो मान लो, वरना सब कहीं बंद कराएंगे। किसान आंदोलन पर विरोध की आंच। किसानों के सामने 35 गांवों की फरियाद। जयपुर दिल्ली हाईवे पर जोरदार हंगामा। किसान आंदोलन पर उपजी रात थमने का नाम नहीं ले रही है। 46 दिन इस आंदोलन को हो चुके हैं, लिहाजा आंदोलन के खिलाफ विरोध की आवाज अब वो लोग उठाने लगे हैं जिनकी रोजी रोटी पर चक्का जाम का असर पड़ रहा है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर किसानों और स्थानीय ग्रामीणों के बीच कुछ ऐसा ही टकराव देखने को मिला। 20 गांवों की महापंचायत के बाद शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन उस वक्त जोर पकड़ने लगा जब स्थानीय लोग बैरिकेडिंग को हटाने के लिए पहुंचने लगे। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द हाईवे को खाली किया जाए, क्योंकि जो हाईवे बीते करीब 1.5 महीने से आंदोलन की वजह से जैम है, वही उनकी रोजी रोटी और रोजगार का जरिया है। शाहजहांपुर बॉर्डर पर एक तरफ किसान पिछले 1 महीने से हाईवे जाम करके बैठे हुए हैं, लेकिन अब स्थानीय लोग विरोध में उतर आए हैं और आप देख सकते हैं कि हाईवे पर स्थानीय लोग यहाँ पर आ गए हैं और हाईवे खुलाने की मांग को लेकर आए हैं। इनकी मांग है कि बैरिकेड हटाया जाए, इसकी वजह से इनको नुकसान हो रहा है। आसपास के गांव के लोग, 35 गांव के लोग हैं और सामने आप देखिए कि बोर्ड लगा दी गई। हम भूखे मर रहे हैं, आपत्तियां है, 1 महीना होगा हमारे बड़ा लोग रोटी नहीं डाल पेट के बाद क्या करें। 1 महीना प्रस्ताव पारित हुआ, अकेले मोदी जी ने अपनी मर्जी से तोड़ दिया है। ठप पड़ी है, पंप सब ठप पड़े हैं, बताओ कैसे कैसे काम चल रहा है। कृषि सुधार कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली के आसपास के कई बॉर्डर जैम हैं। इन बॉर्डर से दिल्ली तक एंट्री करना किसी चुनौती से कम नहीं है। दिन जैसे जैसे गुजर रहे हैं, वैसे वैसे स्थानीय लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। यही वजह है कि दिल्ली जयपुर बॉर्डर के करीब शाहजहांपुर में अब इस आंदोलन के खिलाफ विरोध की आवाज उठने लगी है। रविवार दोपहर आंदोलन के खिलाफ विरोध की ऐसी ही तस्वीरें दिल्ली जयपुर बॉर्डर पर दिखाई दी। हम इस रोड को खुलवा कर ही उठेंगे, वरना हम इनकी जो राशन पानी आ रहा है किसानों का, इसको सबको बंद करवा देंगे और हम इसको हटवा के आमने सामने भी आ सकते हैं। आमने सामने भी आ सकते हैं किसान। हमें हमारे गांव का बिल्कुल कोई गुजर बख्श नहीं है। 1 महीने से बिल्कुल गांव में से डेली की 1 लाख रुपए की पर डे की इनकम थी सारे गांव की, जिसमें से अब 1 रुपया भी नहीं बचा है। कहा गया है, ये कह रहे कि हम नहीं करेंगे खाली, हम कराएंगे खाली। कितने गांव के लोग होंगे यहाँ पर? 35 गाँव के लोग, काफी संख्या में और भी 400 दुकानें हैं और 50-60 पेट्रोल पंप है, सबका धंधा बिल्कुल। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए बनी हुई है, क्योंकि एक तरफ किसान आंदोलन पर अड़े हुए हैं तो दूसरी तरफ आंदोलन के खिलाफ स्थानीय ग्रामीणों की आवाज भी बुलंद हो रही है। यही वजह है कि लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती भी करनी पड़ी है। काफी बढ़ाई गई है, अलर्ट की गई है। दोनों तरफ आप देखिए कि किस तरीके से हाईवे पर बैरिकेडिंग कड़ी की गई है और पुलिस दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश करी है, लेकिन स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि इस आंदोलन की वजह से उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है पिछले 1 महीने से, और हाईवे किसान खाली करें, नहीं करेंगे तो खुद बैरिकेड हटा देंगे। स्थानीय ग्रामीण अपनी जिन समस्याओं की बदौलत आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, उसे भी समझना जरूरी है। स्थानीय लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। करीब 400 से ज्यादा दुकानें बिल्कुल ठप हो चुकी हैं। हाईवे पर मौजूद 50 से 60 पेट्रोल पंप पर काम ठप है। कारोबारियों के सैकड़ों ट्रक जहां के तहां फंसे हुए हैं। इस जैम की वजह से हादसों में भी इजाफा हो रहा है। इस आंदोलन की वजह से करोड़ों का नुकसान हो चुका है। दूध और घी के कारोबार पर भी बेहद बुरा असर पड़ा है। चाय की दुकानों और ढाबों पर भी कारोबार ठप है। बीमार लोगों को ले जाने में दिक्कत हो रही है। ग्रामीण और स्थानीय कारोबारियों का दावा है कि हालात जब बेकाबू होने लगे हैं, तब उन्हें मजबूरन आंदोलन के खिलाफ सड़कों पर उतरना पड़ा है।
गरीब लोगों के खोखे यहाँ पे, जो चाय की दुकान है, ढाबे हैं, 1 महीने से बंद पड़े हैं। उनका काम बेचारा रोज कमाते थे, रोज खाते थे। वो 1 महीना हो गया उनके घर में, मतलब भूख हड़ताल सी हो रही है, उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। दूसरा, यहाँ हमारे लोकल ट्रांसपोर्टर हैं, उनकी गाड़ियाँ खड़ी है। तीसरा, हम पेट्रोल पंप वाले हैं जी, 1 महीना हो गया हमारे पेट्रोल पंप पे 1 बूंद तेल सेल नहीं हो रहा, और हम अपने एम्प्लॉय को कहाँ से तो तनख्वाह दे जी, क्या करें? पिछले महीने की तनख्वाह दे दी, अब अगले महीने की कहाँ से दे? किसान नेता भी आए थे, मानने को तैयार नहीं है। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, भाई कोई बीच का रास्ता निकाल लो, आप सर्विस रोड के ऊपर आप अपना धरना दे लो, मेन कैरिज वे चालू कर दो। नहीं मान रहे हैं। अभी राजा राम जी आए थे, नहीं मान रहे हैं। प्रशासन है वो नहीं मान रहा। बीते 1.5 महीने में इस आंदोलन की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर को भी खासा नुकसान पहुंचा है। जगह जगह सड़कें टूटी हैं, जिस वजह से लोगों को आवाजाही में भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आंदोलन किसानों का जो राशन आता है उसको बंद करवाएंगे। कंपनी में भी नहीं जा पा रहे जी। गाँव के रास्तों की ये बुरी हालत होगी कि बच्चे गड़ियारों में नहीं निकलते, पशु हमारे रास्तों में नहीं, सारे रास्ते तोड़ दिए। लोकल जितने रोड है सब रोड टूट चुके हैं। हमारा एक ईद का से कहना है, जो भी सरकार ने कानून पारित किया है वो कानून संसद में पारित हुआ है। आपको अगर धरना ही देना है तो एमएलए एमपी के घर के आगे जाके धरना दें। हमारा यहाँ पे क्या कसूर है? हमारा यहाँ पे क्या दोष है जो हमारा धंधा बंद हो करके ये लोग बैठे हुए हैं? और ये लिमिट एरिया में सारा नहीं है, ये सारे 4 या 5 किलोमीटर में है जो हमारा धंधा ठप है बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया में ये हाईवे NH8 सेलर में टॉप है और वहीं ये बंद कर दिया। कैसे सरकार चलेगी, कैसे देश चलेगा, कैसे हम तनख्वाह देंगे, सैलरी देंगे? गांव में अगर कोई आदमी बीमार हो जाता है तो उसको डॉक्टर के नहीं ले जा सकते। अपने गांव में ही निकलने के लिए आधा पौना घंटा लग जाता है। हालांकि राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष और संयुक्त मोर्चा के किसान नेता इस मामले में सरकार पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, साथ ही ग्रामीणों को भड़काने का आरोप भी लगा रहे हैं। हमारे आंदोलन से उनको परेशानी हो रही है, हमें क्या, हमारी क्या जिम्मेदारी है भाई? ये हरियाणा सरकार रोड लगा के बैठी, अपने लगाया है क्या? हम तो आगे दिल्ली जाना चाहते हैं, वो क्यों रोक रहे हैं? वो हमारे को क्यों थोप रहे हैं? ये प्री प्लान है इन लोगों का कोई, और फालतू की बात करते हैं। इनका पंप कह रहे बंद हो गए तो पंप हमारी जिम्मेदारी है चलाना। खट्टर से गए, हरियाणा सरकार से गए, प्री प्लान बनाकर कोई न कोई ये होगा, कोई बीजेपी का एजेंडा होगा। पहली बात तो किसी भी किसान ने नहीं रोका, ये सरकार के द्वारा रोका गया। लेकिन आप सरकार खाली करे तो हम तो तैयार है। हमने तो शुरू से कहा कि सरकार हाईवे नहीं रोके। सरकार के हाईवे रोकने से जन सामान को कष्ट होता है, इसलिए सरकार जन सामान को कष्ट देने का काम नहीं करना चाहिए। उधर करनाल में सीएम मनोहर लाल खट्टर की सभा से पहले उनके मंच पर तोड़फोड़ की गई। इस तोड़फोड़ को लेकर मनोहर लाल खट्टर ने आरोप लगाया कि इस हंगामे के लिए लोगों को उकसाने का काम किया गया। इसमें से एक हमारे समाज में खास करके किसान वर्ग की भी बदनामी इन लोगों ने कराई है, क्योंकि किसान का ये रवैया नहीं हो सकता, किसान का ये स्वभाव भी नहीं। हमारा देश का किसान कितना ही कम पढ़ा लिखा होगा, भोला भाला होगा, लेकिन बहुत गहरी उसकी आस्था इन चीज़ों में, वो बहुत समझदार है। तो इसलिए इनको उस प्रकार का समर्थन मिलने वाला नहीं है। स्थानीय लोगों के विरोध प्रदर्शन के बीच किसान लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। यही वजह है कि सरकार भी किसानों को समझाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। वार्ता के कई राउंड हुए हैं। हम आशा करते हैं कि इन बातचीत के जरिए जो एक अच्छा हल निकले सारे किसान भाई बहनों के लिए जो पूरे देश में है, ताकि इस कानून से उनको फायदा मिले और सरकार और वो बातचीत करके हल निकाल सके। फार्मर्स का जो इशू है, ये इशू पॉलिटिकल बन चुका है। अपोजिशन ने उसको जरूर हाईटेक किया है, लेकिन सही में असल में ये कानून 3 कानून किसानों के फायदे के कानून है। किसान आंदोलन के बीच अब इस मामले में जिस तरह से स्थानीय लोगों का विरोध सामने आ रहा है, उससे मामला अब और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। 16 जनवरी से कोरोना की वैक्सीन लगने से पहले यूपी में आज तीसरा और आखिरी ड्राई रन किया जाएगा। 1500 टीकाकरण केंद्रों पर 3000 बूथ पर टीका लगाने का काम होगा। हर केंद्र पर 2 बूथ होंगे। हर बूथ पर 25 लोगों को प्रतीकात्मक रूप से टीका लगाया जाएगा। लखनऊ में आज 61 केंद्रों के 200 बूथ पर ड्राई रन होगा, जिसमें 1500 कर्मचारियों को ड्राई रन में लगाया गया है। यूपी में पहले चरण में 9 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगना है, जबकि दूसरे चरण में लगभग 18 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं की सुरक्षा घटाने पर सियासत तेज हो गई है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने
पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा कम कर दी है और साथ ही उनको मिली बुलेट प्रूफ गाड़ी भी हटा ली है। इसके अलावा बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार, आशीष शेलार, अमृता फडणवीस, रामदास आठवले, राज ठाकरे और अमृता ठाकरे, चंद्रकांत पाटिल की सुरक्षा भी कम कर दी गई है, जबकि शत्रुघ्न सिन्हा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अध्यक्ष था तब भी मैंने कभी सुरक्षा नहीं ली थी। पहली बार मुझे सुरक्षा मिली वो मुख्यमंत्री बनने के बाद मिली, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सुरक्षा या थ्रेट परसेप्शन के आधार पर देनी चाहिए। अभी सरकार में राजनीतिक आधार पर वो दी जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को जो निर्णय लेना है ले। हम कोई केवल सुरक्षा के भरोसे चलने वाले लोग तो नहीं है, हम जनता में रहने वाले आदमी हैं। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार ने सुरक्षा का जायजा लिया, किनकी जरूरत है, किनको नहीं है, इसके बारे में लेने के बाद ये निर्णय लिया गया है। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जब मोदी सरकार ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी की, राहुल गांधी जी की, प्रियंका गांधी जी की जो सिक्योरिटी थी उसमें कटौती लाई, तब इनको आनंद हो रहा था। हमारी सिक्योरिटी निकाली, इसका स्वागत। अब ये सिक्योरिटी स्पेयर हो जाएगी, कुछ लोग बचेंगे, तो जहाँ जहाँ महिलाओं पर अन्याय अत्याचार होता है वहाँ सिक्योरिटी लगाओ। यही हमने कहा। हमने क्या, हम कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। अमेरिका के शिकागो में गोलीबारी से दहशत फैल गई। अमेरिका के शिकागो में एक सरफिरे ने लगातार अलग अलग जगहों पर फायरिंग करते हुए 7 लोगों को गोली मार दी। इनमें से 3 की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने मुठभेड़ में इस शख्स को मार गिराया। नेपाल के कार्यवाहक विदेश मंत्री प्रदीप कुमार 14 जनवरी को भारत आएंगे। इस बीच विवादित नक्शे समेत कई मुद्दों पर बात होगी। इंडोनेशिया के विमान के क्रैश होने की लोकेशन का पता चल गया है। जावा के समुद्र से विमान का मलबा मिला है। इंडोनेशिया की नौसेना ने विमान की ब्लैक बॉक्स की लोकेशन के बारे में पता चलने का दावा किया है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 4 बदमाश घायल हो गए, जबकि 3 बदमाश मौके से फरार हो गए। ये लोग गोदाम और कंपनियों में चोरी और लूट की वारदात को अंजाम देते थे। जो लोग फरार हुए उनके लिए कॉमिंग की जा रही है और आगे की विधिक कार्रवाई जल्द खत्म की जाएगी। बिहार के मुजफ्फरपुर से नाबालिग छात्रा के अपहरण के आरोप में बाप बेटे को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर लड़की को भी भागलपुर से खोज निकाला। वहाँ पे हम लोग छापामारी किए तो वहाँ पे लड़की, लड़का और लड़का का फादर तीनों वहाँ से रिकवर हुआ। मध्य प्रदेश के छतरपुर में तालाब में डूबकर एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई। ये तीनों खेलते खेलते तालाब तक पहुंच गए थे जहां यह हादसा हुआ। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पुलिस ने हवाला से जुड़े 70 लाख रुपयों के साथ 2 लोगों को पकड़ा। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। नेपाल के कार्यवाहक पीएम केपी शर्मा ओली के खिलाफ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया। इस बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हो गई। राजस्थान पुलिस ने 42 साल के एक आदमी को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जैसलमेर का रहने वाला सत्यनारायण पालीवाल भारतीय सेना से संबंधित जानकारी साझा कर रहा था। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर, वहां अवैध शराब की एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। फैक्ट्री से 2 शव भी बरामद किए गए हैं। साथ ही वहां से 36 पेटी शराब भी पकड़ी गई है। बताया जा रहा है कि ग्रेटर नोएडा की जिस फैक्ट्री से अवैध शराब बरामद की गई है, उसी फैक्ट्री से यूपी के बुलंदशहर में शराब भेजी गई थी, जिसे पीकर 8 जनवरी को 6 लोगों की मौत हो गई थी। यहाँ पे यह माल बना है या बाहर बना है, इसकी पुष्टि एक्साइज विभाग द्वारा की जाएगी। इसके पहले कहाँ पे बनाते थे, कहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, इस संदर्भ में जांच की जा रही है। डेड बॉडी का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। स्पेन के मैड्रिड में हुई रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी ने पहले लोगों का जीना मुहाल कर दिया और अब प्रशासन को जिंदगी को वापस पटरी पर लाने के लिए मुश्किलें उठानी पड़ रही है। वहां इतनी बर्फ पड़ी कि एक दिन पहले शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और राजधानी से गुजरने वाली सभी रेल लाइनों को बंद कर दिया गया था और सड़कों पर बर्फ जमने से करीब 100 से ज्यादा रास्ते भी बंद हो गए, जिनसे बर्फ को हटाने का काम शुरू किया गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ मशीनें सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी चादर को हटाते हुए आगे बढ़ती दिखी। बर्फ ने एक होटल की एंट्री भी बंद कर दी, जिसके बाद उस होटल के कुछ कर्मचारी फावड़ों की मदद से होटल के अंदर जाने के उस रास्ते को साफ करते दिखे। Tenemos que limpiar todas las bocas de metro, sobre todo. कुछ इसी तरह की तस्वीरें मैड्रिड हवाई अड्डे से भी सामने आई, जिनमें एयरपोर्ट कर्मचारी विमानों के इर्द गिर्द जमा हो चुकी बर्फ को फावड़ों से हटाते दिखे। सेना के कुछ जवान भी इस काम में उनकी मदद के लिए आगे आए।
राहत बचाव दल ने तो शहर के हालात का बारीकी से पता लगाने के लिए हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया। आसमान से शहर किसी रंग में डूबा दिखा तो वो था सफेद। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में बीजेपी के कार्यकर्ता और आदिवासी महिला की मौत के बाद उसके परिवार वाले कुछ लोगों के साथ सड़क पर उतर आए। बताया गया कि वो एक दिन पहले घर से निकली थी, लेकिन उसका शव घर लौटा, जिससे गुस्साए लोगों ने सड़क पर जुटकर हंगामा किया और राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे जुर्म पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जवाब मांगा। हंगामा कर रहे लोगों ने आशंका जताई कि बीजेपी के इस कार्यकर्ता की हत्या की गई। यही वजह रही कि उन्होंने सड़क जाम कर दी और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए नारे भी लगाए। अपने घर के एक सदस्य को खोने का दुख उस महिला के परिवार वालों में विरोध प्रदर्शन के समय भी साफ देखा गया। इस बीच बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया और आरोप लगाया कि महिला का रेप करने के बाद उसकी हत्या की गई। उन्होंने इस मुद्दे पर ममता सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एमपी के सिवनी से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें घूमा रेंज दफ्तर का घेराव करने पहुंची कुछ महिलाओं ने वन विभाग के कर्मचारियों की जमकर पिटाई की। इन महिलाओं का आरोप है कि अवैध कब्जा हटाने गए वन विभाग के इन कर्मचारियों ने उनसे बदसलूकी की थी, जिससे गुस्साई महिलाएं इलाके के कुछ और लोगों के साथ घूमा रेंज दफ्तर पहुंची और वन विभाग के कर्मचारियों से मारपीट शुरू कर दी। इन महिलाओं ने हाथों में चप्पल तक उठा ली और उन्हीं से कई बार वन विभाग के उन कर्मचारियों को मारा। हंगामा कर रहे लोगों ने भी कार्रवाई करने गए वन विभाग के कर्मचारियों पर महिलाओं से गलत व्यवहार करने का आरोप मढ़ दिया। वहाँ जाके उन लोगों को परेशान किया, पूरी झुग्गी झोपड़ियों को मिटा दिया गया। जब महिलाएं वन विभाग के कर्मचारियों को पीट रही थी, तब वहाँ मौजूद पुलिस वालों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन वो ऐसे कहां शांत होने वाली थी। जैसे तैसे वन विभाग के उन कर्मचारियों को दफ्तर के अंदर भेजकर उन्हें पिटने से बचाया गया। साथ ही पुलिस वालों ने हंगामा कर रहे लोगों को भी समझा बुझाकर शांत करवाया। यूपी के मेरठ में एक लड़के की सरेआम हत्या के बाद पुलिस के सुस्त रवैये से गुस्साए लोगों ने सड़क जैम कर प्रदर्शन किया। आरोपी के कुछ बेखौफ बदमाशों ने उसे सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी सांसें थम गई और उसके घर में मातम पसर गया। लेकिन उसके परिवार वालों का खून उस वक्त खौल उठा जब कई घंटे बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। ऐसे में वो लोग उस लड़के का शव लेकर सड़क पर उतर आए। बीच सड़क पर शव रखकर वो धरने पर बैठ गए, जिन्हें कुछ पुलिस वाले वहां से हटने के लिए लगातार समझाते दिखे। आप यहाँ बैठे रहेंगे, हम सबके सब यहाँ रहेंगे तो काम कौन करेगा? पुलिस की दलीलें गुस्साए लोगों के सिर के ऊपर से जाती नहीं और वो लोग अपनी बात पर अड़े रहे। अपना काम करो, तसल्ली की जरूरत नहीं है। हालांकि काफी देर तक पुलिस वालों ने अपनी कोशिश जारी रखी, भरोसा दिया कि जल्द ही वो आरोपियों को पकड़ लेंगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो लोग वहां से हटने को राजी हो गए। अमेरिका के लॉस एंजलिस से डरा देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें एक आदमी ने उसकी प्रेमिका रह चुकी महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना उस वक्त हुई जब वो महिला अपनी बच्ची को क्रैच लेने पहुंची थी। तभी उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंचे आरोपी ने उसे गोली मार दी, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि वो महिला अपनी गाड़ी से जैसे ही उतरी, उसके पीछे आरोपी ने गाड़ी लाकर खड़ी कर दी। आरोपी को देखते ही महिला घबराकर अंदर की तरफ भागी। हाथों में पिस्तौल लिए आरोपी भी उस महिला की तरफ दौड़ा और उसने बिना वक्त गवाए उसे गोली मार दी, जिसके बाद महिला की बेटी जोर जोर से रोती हुई सुनाई दी। इससे पहले कि कोई आरोपी को पकड़ पाता, वो वहां से भाग निकला, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। सीतापुर टीएमसी नेता के बिगड़े बोल से सियासी घमासान मचा हुआ है। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने बैरकपुर में सीता पर विवादास्पद बयान दे दिया। इस बयान पर बीजेपी और वीएचपी ने कल्याण बनर्जी को घेर लिया। बीजेपी ने टीएमसी नेता के इस बयान के लिए ममता बनर्जी से माफी की मांग की और कहा कि इस बयान ने हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाया है। यही नहीं, वीएचपी ने भी कल्याण बनर्जी के बयान की कड़ी निंदा की। देखिए, कल्याण बनर्जी जो कि बंगाल के एमपी हैं, जिस प्रकार से उन्होंने सीता माँ के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, ये बहुत निंदनीय है। ये एक बड़ा अपराध है। करोड़ों हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंची है इस प्रकार से सीता माँ को जो गाली दी है कल्याण बनर्जी ने। आप देखिए, ममता बनर्जी के वो राइट हैंड, ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, ये तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स बंगाल में कब से देखने को मिल रहा है। मैं पूछता हूं ममता बनर्जी से, ममता जी, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग सीता माँ और भगवान राम के लिए किया गया है, क्या किसी और धर्म के लिए आप इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर सकती हैं? नहीं कर सकती हैं और करना भी नहीं चाहिए।
आप केवल और केवल तुष्टीकरण के लिए हिंदुओं की भावना के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। माफ़ी मांगना चाहिए और आने वाले चुनाव में सभी लोग सत्य देख रहे हैं, जवाब टीएमसी को जरूर मिलेगा। कुछ लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते करते अपनी गंदी हरकतों की पराकाष्ठा तक चले जाते हैं। आखिरकार क्या हिंदू देवी देवताओं, हिंदू मानवंदियों और भगवा पर आक्रमण किए बिना उनकी राजनीतिक रोटी नहीं छिपती? मुझे तो लगता है कि एक और बनर्जी ने ममता का कल्याण कर दिया। अब बंगाल की जनता जैसे पहले कम्युनिस्टों से मुक्त हुई थी, अब इस टीएमसी से मुक्ति की राह देख रही है। चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल में वैक्सीन को लेकर भी सियासत गर्मा गई है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जनता के नाम एक खुली चिट्ठी लिखते हुए ऐलान किया कि राज्य में हर किसी को फ्री वैक्सीन देने के इंतजाम किए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने यह ऐलान करते ही बीजेपी हमलावर हो गई और दावा करने लगी कि केंद्र सरकार ने पहले ही 3 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन का ऐलान कर दिया है, जिसका क्रेडिट लेने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही हैं। 16 जनवरी से पूरे देश में टीका लगाने का काम शुरू हो रहा है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी का कर्मी लोग हैं। हम लोग को पता है कि वैक्सीन सेंट्रल से आ रहा है, साइंटिस्ट बना रहा है, लेकिन ममता बनर्जी ऐसा प्रचार कर रहे हैं जो वो खुद बना रहे हैं वैक्सीन, तो इसलिए ये शोभा नहीं देते हैं। मुफ्त चिकित्सा की, ट्रीटमेंट की, जो इलाज के लिए जो काम शुरू किया, तो उसे किसका लाभ हो रहा है? आम आदमी को लाभ हो रहा है। तो कोविड से अगर सब आदमी को मुफ्त मिलता है ये कोविड वैक्सीन, हाँ, और कोविड से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले ममता बनर्जी अगर कदम उठाती है तो उसको तो वाहवा देना चाहिए, शाबाशी देना चाहिए। इसमें ये इल्ज़ाम लगाने का समय ये क्यों कैसे आता है? अमेरिकी संसद इस हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने इस बारे में जानकारी दी और बताया कि बीते दिनों ट्रंप समर्थकों ने राष्ट्रपति चुनाव में धांधली के नाम पर अमेरिका की संसद पर धावा बोल दिया था, जिसके बाद इस पर विचार किया जा रहा है। जबकि जो बाइडेन को अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के लिए अब महज 9 दिन बचे हैं, उससे पहले ही ट्रंप के महाभियोग की तैयारी शुरू हो चुकी है। एयर इंडिया की 4 महिला पायलटों ने दुनिया के सबसे बड़े लंबे हवाई मार्ग नॉर्थ पोल पर उड़ान भर एक नया इतिहास रच दिया है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से उड़ान भरने के बाद महिला पायलटों की टीम नॉर्थ पोल से होते हुए बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। इस सफर के समय करीब 16,000 किलोमीटर की दूरी तय की गई। दिल्ली की जोया अग्रवाल टीम की अगुवाई कर रही थी। फ्लाइट के बेंगलुरु में लैंड करते ही एयर इंडिया ने अपने ट्विटर हैंडल से स्वागत किया। एयर इंडिया ने ट्वीट कर कहा कि वेलकम होम, हमें आप सभी पर गर्व है। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है, ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर पाए। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है। और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी।